नमस्कार दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अपन ये जो देखेंगे, इसमें 45 क्वेश्चन है। 45 या 50 क्वेश्चन है लगभग में। किसके हैं ये छठी से लेके जो 12वीं की जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ से है, उन पे आधारित है। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सिर्फ किताबों से। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो छठी से लेकर 10वीं तक की किताबें वहाँ से है। कोई 2-5 क्वेश्चन होंगे तो होंगे 11वीं 12वीं से। तो कहने का मतलब मेरा यही है, ये एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहाँ बुक्स एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से लिए गए हैं। अब एनसीईआरटी सबके लिए काम की है, ठीक है ना। वो चाहे किसी भी पद की किसी भी तैयारी के एग्ज़ाम करते हो, क्योंकि वो देते हैं और इस प्रकार के बढ़िया शानदार क्वेश्चन देते हैं। तो फिर उनका अगर पता नहीं है ना, और फैक्टों का और तथ्यों का और वो समझ पे आधारित जो क्वेश्चन है उनका अगर पता नहीं है ना, तो फिर मामला डोमोडोल हो जाता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, आई समझ में, क्योंकि ऑथेंटिक बुकों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसको पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि 45 क्वेश्चन है एन के, ठीक है, छठी से 10वीं तक की। फिर 10 या 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि के आ जाएंगे एसएसटी के। तो उनको आप देखो या मत देखो, स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जो एसटी पॉलिटिकल जोग्राफी के ये छठी से 10वीं तक की जो किताब है वहाँ से हैं, ये सबके लिए काम के हैं, चाहे वो किसी भी पद के एग्ज़ाम की तैयारी हो। हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार के अभी पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले। अब बता, इसको क्या ही पता आएगा तो, अगर किताब पढ़ी है तो ही बता पाएगा। मेहरगढ़ करें या फिर बुर्ज होम करें। प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं जब मेहरगढ़ से तो हड्डी का वो ढांचा मिला है। तो बुर्ज होम कर दें क्या इसमें, हैं। 31 में देखते हैं क्या है। 31 में 3 है भाई, मेहरगढ़ ही है। समझ रहे हैं ना बात को, मेहरगढ़। ये और इनके भी बारे में पता होना चाहिए कि हल्लूर क्या है, चिरौंद कहाँ है, किस वजह से लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ बुर्ज होम, तो ये मेहरगढ़ है ना। प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ में। इसके बाद में अब बता भाई, ये आ गया, ये एनसीईआरटी से ये है। नोइजल बोर्डन, ये क्या है, कॉलम है। और ये बिरसा मुंडा, ये किताबों के नाम हैं। आई समझ में। जो एनसीईआरटी के पीछे जो किताब या सन जो दे रखी होती है ना, वहाँ से है ये क्वेश्चन। नहीं पड़ेगी पार भाई। नाइजन बोर्डन किसकी रचना है। बिरसा मुंडा एज हिज मूवमेंट किसकी रचना है। तो क्या ही करें इसमें, आंसर ही देख लेते हैं भैया, है ना। कौन सा है, 32। 32 में 4 है। तो 4 का मतलब हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3, ये 4 और ये 1 है और ये 2 है। तो नाइजेक बॉर्डन, इसने कौन सी किताब की रचना की है। नाइजेक बॉर्डर ने, वार्डन, द चेनस दैट वाइंड एस ए हिस्ट्री ऑफ सेलवरी एट द कैंप। के एस सिंह ने, के एस सिंह ने करी है। बिरसा मुंडा एज हिज मूवमेंट, कोहल क्लार्क एवं हॉसबॉल ने दी इकोनॉमी ऑफ द सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर। फिर वेरियल एविल एवं सोमराव हिवाले ने, ये सॉन्ग ऑफ दी मेकल है, सॉन्ग ऑफ दी मेकल है। तो क्या कर पाएंगे, नाइजल बोर्डन की जो रचना है ना, दे चैनस दैट वाइड एस ए हिस्ट्री ऑफ सेलवरी एट द कैंप, के पे है। और के एस सिंह की तो याद हो जाएगी भाई, बिरसा मुंडा एज हिज मूवमेंट, के एस सिंह है ना, सिख साहब है। लेकिन कोहल क्लार्क एवं हॉसवेल, इसका क्या करें, दी इकोनॉमी ऑफ ए सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। फिर वेरियल एल्विन एवं सोमराव भिवाले, सॉन्ग ऑफ द मेकल है। चल अब कर, अब बता क्या है। नाइजेक बॉर्डन, तो नाइजेक बॉर्डन का क्या करें। नाइजेक बॉर्डन का, ये के सिंह तो याद है ना, सिंह साहब तो। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट हो गया। अब और ये जो है कोहेन, क्लार्क और हॉसवेल, ये है द इकोनॉमी ऑफ द सस्टेंट एग्रीकल्चर। अब नाइजेक वार्डन, इनका पता नहीं है। और पेरियर एडविन एवं सोमराव हिवाले, दो बार देखते हैं ना। कौन सा है, 32। 32 में 4 है,
3 4 1 2। ठीक भाई, दोबारा ले लेते हैं। 32, 32 में 4 है, 4 का मतलब 3 4 1 2। जब 3 है ना, 4 1 और ये 2 है। नाइजल वार्डन की रचना है दे चैनस दैट वाइंड अस ए हिस्ट्री ऑफ सेलिवरी एट द कैप। फिर के एस सिंह की है बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, है ना, बिरसा मुंडा के एस सिंह की। कोहेन क्लार्क एवं हौसल की है दी इकोनॉमिक ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस है ना, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। फिर बेरियर एल्विन एवं सोमराव हिवाले सॉन्ग्स ऑफ दी मेकल। जब यहाँ से ज़रूरी नहीं है इस प्रकार से क्वेश्चन दे, वो ये भी पूछ सकता है कि सॉन्ग ऑफ दी मेकल किसकी रचना है, सॉन्ग्स ऑफ दी मेकल। तब क्या करेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। अब एनसीईआरटी में हर एक अक्षर वो काम का है, वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो बेरियर एल्विन एम सोमराव हिवाले, ये सॉन्ग्स ऑफ द मेकल है। कोहलन क्लार्क एवं हॉसबल द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर है। सिंह साहब बिरसा मुंडा एज हिज मूवमेंट है, के एस सिंह। और नाइजर वार्डन वार्डन ये द चैनस दैट वाइंस एज ए हिस्ट्री ऑफ सिल्वरी एट द कैप है। ये याद होना चाहिए भाई। निम्नलिखित में इसके समय की भूवैज्ञानिक ने लोहे अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की। क्या है इसमें, 33 में 2 है, चार्ल्स वुड है, ठीक है ना। अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लोहे अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ पहुंच गया भाई, चार्ल्स वेड, ठीक, चार्ल्स वेड पहुंच गया भाई छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन हस्त विहिसत की सही व्याख्या है। अब इसका क्या ही करें, हस्त विहिसत का देखें। एक केंद्रीय कक्ष 7 कमरों से घिरा हुआ, एक केंद्रीय कक्ष 6 कमरों से घिरा हुआ, एक केंद्रीय कक्ष 10 कमरों से घिरा हुआ। क्या ही करें इसमें, 10 कमरों 8 कमरों विहिसत, 8 कमरों 7। देखते हैं 34 में, 34 में 4 है, तो 4 का मतलब है एक केंद्रीय कक्ष, जैसे कि ये केंद्रीय कक्ष है, 8 कमरों से घिरा हुआ, 8 कमरों से घिरा हुआ। ये है एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ। ये है इसका मतलब हस्त विहिसत, हस्त विहिसत। इसी प्रकार से देगा वो क्वेश्चन कि बताइए हस्त विहिसत का मतलब क्या है। एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ को बोलते हैं ये। फिर निम्नलिखित में से कौन कालक्रमानुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहाँ भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। कालानुक्रम यानी कि समय के हिसाब से, ठीक है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस प्रकार से है ये। तो चीन करते हैं पहले, है ना, चीन से आए थे ना भैया, चीन जापान और कोरिया करें, चीन जापान और कोरिया, चीन जापान और कोरिया। देखते हैं 35 में 3 है, कोरिया पहले आएगा, चीन कोरिया और जापान। 35 में 3 है, चीन कोरिया और जापान। चीन पहले है, इसके बाद में कोरिया है, फिर जापान है। चीन के बाद में कोरिया है, ठीक है, पहले उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया एक ही होता था, चीन कोरिया फिर जापान, जापान बाद में है, चीन पहले है। अब ये वही है, एनसीईआरटी में ये है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो परिपाटी चली आ रही है वही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बुद्ध की माता का नाम, पिताजी का नाम, नहीं, वो अगर किताब है तो वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, चीन कोरिया और जापान। शानदार और ज़ोरदार क्वेश्चन है। अगर ये उन एग्ज़ाम में आ गया तो फिर सिस्टम बैठ जाएगा। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएलन हालहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे, विप्राचवादी थे। देख लेते हैं 36 में एक है, ए आर सत्य, आर्य की सही व्याख्या है हेनरी थॉमस
कोलब्रुस, कोलब्रुस, हेनरी थॉमस कोलब्रुस और नथानिएल हालहेड। नाम भारी भरकम है यार, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। और कोलब्रुक तो वैसे भी पहले भी नाम सुना है। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हालहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। वे प्राच्यवादी थे। दोनों सही है। फिर इनको सम्मिलित कीजिए भाई। चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये देवदान, लेकिन वो इस प्रकार से था, बताइए ब्रह्मादान भूमि किसको कहा गया है। ब्रह्मादान या ब्रह्मभोज, इस प्रकार से था क्वेश्चन। आई बात समझ में। तो कौन सा है इसमें, 37। 37 में देवदान तो वो है ना, मंदिर को बाहर में दी गई भूमि। तो सी में 4 है, तो सी में 4 से 4 2 में है। चल छोड़ा ना। 37, 37 में 2, 37 में 2 का मतलब है 1 3 4 2, 1 3 4 2। जब 1 3 4 और ये 2 है। पल्लिन चंदम, जब पल्लिन चंदम का हो गया पल्लिन चंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। सालाभोग का मतलब है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान मंदिर के बाहर में दी गई भूमि। बिल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ये आएगा क्वेश्चन और आ भी चुका है। कि बताइए पल्ली चंदम किसको कहा जाता है। पल्ली चंदम है ना, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहा जाता है पल्ली चंदम। पल्ली चंदम, अब ये एनसीईआरटी में ये सब फैक्ट पार्टों में छुपे हुए हैं। ये पल्ली चंदम, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। सालाभोग कहते हैं किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। सालाभोग तो कोई दिक्कत नहीं है। और देवदान मंदिर के पार में दी गई भूमि। वल्लन वेगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ये तो याद है ना, देवदान और सालाभोग तो है ना। साला पहले विद्यालय को ही कहा जाता था, लेकिन ये है ना कौन सा, ये जो पल्ली चंदम है इसका पता नहीं है भाई। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। और बेलन बगाई, बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी गई भूमि। चल अब कर। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान मंदिर को पार में दी गई भूमि। और पेली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। वेल्लन वेगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है। 38 बेवर कहते हैं उसको, झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। समझ रहा है ना बात को। क्वेश्चन आ चुका है ये कि बताइए बेवर कहा गया है यहाँ पर, कहाँ पे झूम खेती को बेवर कहा गया है, यहाँ पर किसके लिए बेवर शब्द का प्रयोग किया गया है। बेवर है, ठीक है ना। झूम खेती है, ध्यान देना इसको। झूम खेती प्रयुक्त होने वाला शब्द बेवर, बेवर। निम्नलिखित में किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन के लिए संगठन बताया। बात किसकी आ रही है, मद्रास की। वैसे विधवा विवाह से संबंधित है इस पर चंद विद्यासागर। देख, वी से विधवा और बी से विद्यासागर, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। लेकिन ये अपन से बात कर रहा है मद्रास प्रेसिडेंसी की। समझ रहा है ना बात को। 39 में 3 है। 3 का मतलब है वीरेशलिंगम पंतुलु। इसका भी नाम बी से है ना, तो रह जाएगा ध्यान। मद्रास नीचे की बात है तो तमिल में ही होगा नाम, ठीक। वीरेशलिंगम पंतुलु, वीरेशलिंगम पंतुलु। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना। इस पर चंद विद्यासागर, बी से भी विधवा। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। इस पर चंद विद्यासागर, लेकिन ये शायद उत्तरी एरिया से है। लेकिन मद्रास में वीरेशलिंगम पंतुलु आएगा, वीरेशलिंगम पंतुलु। यह कथन ओय जाति ओय मातम ओय देवम मनुष्यानु, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर, किसके द्वारा दिया गया है। शानदार कथन है भाई, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर। 40 में 2 है। श्री नारायण गुरु,
शानदार बात है भाई, श्री नारायण गुरु। आगे चलते हैं। भक्ति संतों की रचना अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इन संतों की अधिकांश रचना क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता। दोनों सही है। 41 में एक ए यार, दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है एक ही। निम्न में से कौन सा उन चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया? निम्न में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया? समझ रहे हो बात को? चित्रकारों की बात कर, रविंद्रनाथ टैगोर है ना? हाँ छोड़, नंदलाल बोस, मोहनदास, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है भाई। 42 में ये है नहीं है, लेकिन यार बड़ी शानदार क्वेश्चन दिया। क्या कह रहा है? जिन्होंने आधुनिक राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर भी है, नंदलाल बोस, मोहनदास। मोहनदास तो गांधी जी को कहा गया है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। जब बात किसकी कर रहा है? उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। जब 42 में दो है, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। तो ये बता सकता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनको किसने प्रमोट किया था कि भाई आप जाइए वहाँ और आप धर्म का प्रचार कीजिए, या फिर उनको पैसा दिला की जो व्यवस्था थी ना, यानी कि हेल्प किसने की थी छात्र वगैरह की यहाँ पर पढ़ने के लिए? खेतड़ी का राजा है वो, है ना, खेतड़ी का राजा। ये राजा रवि वर्मा अलग है। आगे चलते हैं। तो अब आ रहा है क्वेश्चन, कॉलम और कॉलम भी। चल बता। देख, मिरातुल अखबार में तो कोई दो राय नहीं है, ये तो राजा राम मोहन राय का है। अब और देख ले, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका का क्या ही करें। तो अगर अमृत बाजार पत्रिका का एक से काम चल जाएगा क्या? सी में दो है, सी में दो, दो दो में यार नहीं चलेगा काम भाई। तो ये मिरातुल अखबार तो राजा राम मोहन राय हो गया। गोपाल गणेश आरगारकर, जब ये आ जाएगा, क्या सुधाकर कर दें इसमें? सुधारकर, सुधारक, सुधारक यही करते हैं, है ना। देखते हैं अगर डी है क्या। दो और दो के बाद में डी में एक, यानी कि सी में तो दो होना चाहिए, डी में एक। तो क्या दो कर दें इसमें? क्या नाम है? 43 में, 43 में, रुक एक मिनट। 43 में दो है। 43 में दो का मतलब है 4 3 2 1, नीचे से है ना। अमृत बाजार पत्रिका, हल्के में मत लेना इन फैक्टों को, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। आई बात समझ में? क्योंकि ये अपन ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं कि चल भाई पढ़ लिया वगैरह, ये नहीं, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और एनसीईआरटी पर आधारित है। अगर आपको एनसीईआरटी से संबंधित अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं खाएँ भी, उनको छोड़ना मत। कहने का मतलब मेरा यही है, चाहे वो छठी से लेकर 10वीं तक की किताब हो या छठी से लेकर 12वीं तक की किताब हो, क्योंकि ये तो फैक्ट होना ही चाहिए। एनसीईआरटी और छठी से 10वीं की हमारा राजस्थान की बुक। तो भाई एकली राजस्थान का जीके से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, इंडिया जीके भी क्लियर होनी चाहिए। और वो जो एग्ज़ाम लेंगे ना, वो ये इस प्रकार से नहीं कहेंगे कि भैया आप फला गाइड पढ़िए हम उसमें से क्वेश्चन देंगे, नहीं। वो अपना आधार है ऑथेंटिक बुक को कोई बनाते हैं, ये है कहने का मतलब। और एनसीईआरटी ऐसी वैसी बुक नहीं है, ये पूरे राज्यों में लागू हो चुकी है अब, कुछ एक को छोड़कर। 43 में तो अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष है और मोतीलाल घोष है, दोनों भाई भाई है ना, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर है, और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय है। सुधारक, सुधारक तो सही था यार अपना, गोपाल गणेश अरगरकर, अगरकर है, अगरकर सही था यार ये तो अपना। जब अमृत बाजार पत्रिका किसकी है भाई? शिशिर कुमार घोष की और मोतीलाल घोष की।
वो ऑप्शन देगा कि ये बता जो अमृत बाजार पत्रिका है वह किसकी है, शिशिर कुमार घोष की है, दिनेश कुमार घोष की, राजकुमार दिनेश कुमार घोष की, इस प्रकार से देगा वो। शिशिर है ना, शिशिर कुमार घोष है और मोतीलाल घोष है। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर है, इंडियन मिरर। अब देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर अलग है। तो ये बता राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर है ना, गान नाथ रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर अलग है, रविंद्रनाथ टैगोर अलग है, ठीक है। तो इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष हो गए, मेरा तो अखबार राजा राम मोहन राय है, सुधारक गोपाल गणेश अड़गरकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये ले आ गए, अब क्या ही करें इसमें, चल घबराते क्यों हैं, करते हैं, गलती तो होगा, है ना। भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं की, कब की बात कर रहा है, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है। और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली, जब योजना आयोग की स्थापना, पहला आम चुनाव, है ना, भाषाई आधार पर, ये तो है 1953 की घटना, ठीक है। बॉन्डुंग में गुटपेट देशों का पहला सम्मेलन, योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना तो क्या ये 1950 है योजना आयोग, यहाँ पर 56 50 ही कर देते हैं। तो योजना आयोग पहले, फिर ये भी, यानी सी डी पहले देख, सी डी दोनों में यार, सी डी दोनों में है ना, तो फिर एक हो गया, फिर योजना आयोग की स्थापना दो हो गया, फिर ये लेते हैं पहला आम चुनाव, पहला आम चुनाव नहीं, डी लेते हैं पहले, डी तो डी नहीं आ रहा है तो यार, तो सी, योजना आयोग की स्थापना सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में बी है, हाँ ये दो देखते हैं, अगर ये मान लेता है तो 44 44 44 में दो है, दो का मतलब है सी डी बी ए, सी डी बी ए है ना, सी डी बी ए, यानी कि पहला, पहला के बाद में दूसरा, दूसरा के बाद में ये जो तीसरा है, तीसरा के बाद में ये जो चौथा है। आ रहा है ना बात समझ में, जब देखें पहला आम चुनाव ये सेकंड नंबर पर आएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 ही है, योजना आयोग की स्थापना। फिर पहला आम चुनाव हुआ था, ये पहला आम चुनाव शायद 52 तो नहीं है, 1952, पहला आम चुनाव 1952 है, पता नहीं यार। जब एनसीईआरटी की खास बात ये होती है उसमें सन वन वगैरह कम आती है ना। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 हो गया, पहला है। इसके बाद में है पहला आम चुनाव, आम चुनाव के बाद में फिर भाषाई आधार पर आंध्र का गठन, ये 53 है। ये जो घटना है ये आंध्र प्रदेश का गठन ही 1953 की है, ये सबसे पहले हुआ था, ये तो याद है अपन को, तो ये ऐसे ही है भाई। योजना आयोग की स्थापना 1950 होगी, 1950 के बाद में पहला आम चुनाव ये शायद 52 है, फिर भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन ये 53 है, और वार्डों में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, ये ध्यान नहीं है यार, बांडुंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आएगा कि ये बताइए गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन वार्डुंग में, है ना, वाडुंग में, वाडुंग में। आगे चलते हैं, जोरदार क्वेश्चन है। फिर ए और बी में निम्नलिखित में किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं, इन, यह महाद्वीप चारों तरफ, ये देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन दे रहा है, ये एन यहाँ पहले सेंटर में देखा होगा वो पेपर सेटरों ने, फिर देखने के बाद में अब वो अपने जो राज्य के स्तर की जो परीक्षा होती है ना, वहाँ भी इसको अप्लाई करने लगे हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी प्री में पूछे जाते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। तो किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं, जब सुन मेरी बात, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है, और कर्क विषुवत मकर, ये तो अफ्रीका है, तीनों उसमें जा रही है। तो फिर 45 में 4 है, ठीक, अफ्रीका है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है, कर्क विषुवत मकर तीनों रेखाएं जिससे होकर गुजरती है। फिर
इसके बाद में भारत के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 भारतीय मानक समय है। भोपाल के समीप 77.77 डिग्री 15 इंच पूर्व देशांतर पर और गंगटों के समीप 88 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय होगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। अब देख लेना भैया ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है। अगर आप अक्षांश, जैसे कि ये जो अक्षांश है ये 1 डिग्री 4 मिनट का वो होता है इसमें, और जो देशांतर है उनमें 111 का फर्क पड़ता है भाई। ठीक, 111 का देशांतर। जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये अक्षांश है और ये देशांतर है। जब इनमें एक से दूरी होती है कितनी, नहीं गलत बता रहे हैं यार अपन, गलत बता रहे हैं, क्योंकि देशांतर का मतलब है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। ठीक है। और जो अक्षांश है ना, इनमें अपन जाते हैं 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और जो देशांतर है उनका मतलब होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। सही है। फिर जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर सस सस्केचेवान 93 डिग्री 30 इंच पूर्व की यात्रा करेंगे तो हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे यदि शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। तो एक बात बता, क्या बात कर रहा है, कनाडा के एक बड़े शहर जब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। ये दे रखा है यार ये। तो ये जैसे कि ये इस प्रकार से है, जैसे कि ये है। अब ये ग्रीन बीच रेखा है, अगर आप इधर जाएंगे तो फिर माइनस होंगे, अगर इधर जाएंगे तो वो प्लस में जुड़ेंगे। ये है बात। 47 में 2 है, आधा दिन अर्जित करेंगे 12 घंटे। A R 2 को पढ़िए। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। समझ रहा है। जैसे कि ये है ना, ये भूमध्य रेखा है, ये बृहस्पति रेखा है। भूमध्य रेखा को ही क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा को बृहस्पति रेखा बोलते हैं, है ना। और जो ग्रीन बीच रेखा है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है। ग्रीन बीच, ये ग्रीन बीच है, ये भूमध्य रेखा है ना। जब मकर नीचे है, कर्क रेखा ही होगी। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या बता रहा है, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मकर रेखा के बाहर किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी स्थिर सिर के ऊपर नहीं होता। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। क्यों नहीं होता है ना, मकर रेखा के बाद में ये भूमध्य रेखा पे होता है ना। ए सेट कर देते हैं 48 में 2। A R दोनों सही है ना, दोनों ही सही है। समझ रहा है ना बात को, दोनों ही सही है, सही व्याख्या नहीं है बस। मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। समुद्र ज़्यादा है नीचे, नीचे कौन सा है, अंटार्कटिका। ऊपर कौन सा है, आर्कटिक। ऊपर बर्फ़ जम रही ज़्यादा, नीचे समुद्र ज़्यादा है। ठीक है ना, बर्फ़ वगैरह है ही नहीं है, कम है, होने को तो है लेकिन कम है। सही है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ। अंटार्कटिका कहाँ है, अंटार्कटिका नीचे है, आर्कटिक ऊपर है। बर्फ़ ऊपर है ज़्यादा, यहाँ बर्फ़ कम है, समुद्रों में है। आर्कटिक अंटार्कटिका चक्कर तो नहीं है यार, हैं कि जैसे कि ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, और ये आर्कटिक है। हाँ तो सही तो है, ये अंटार्कटिका ही है, ये अंटार्कटिका, ये आर्कटिक है। सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद में फिर अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में एशिया अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद में कौन सा आएगा, दक्षिण अमेरिका के बाद में यूरोप आएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, यूरोप आएगा या ऑस्ट्रेलिया आएगा, यूरोप आएगा।
यूरोप के बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर क्या ही करेगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद में, ऑस्ट्रेलिया से पहले यूरोप है, ध्यान देना इस बात पे, ऑस्ट्रेलिया से पहले यूरोप है। जब अब ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या आएगा, आ, ये उत्तरी अटलांटिक आएगा या दक्षिणी अटलांटिक आएगा, है ना। तो दक्षिणी अटलांटिक करें या उत्तरी अटलांटिक करें, ये देख लेना भाई, है ना। 48 में 2 है, ठीक है। मकर रेखा दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मध्य रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अधिकेंद्र के निकटतम भाव में सर्वाधिक हानि होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है, सही है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ जो रीड की थी ना डायरेक्ट पोस्टिंग की मैन एग्ज़ाम, उसमें आया था ये अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कैसे कहते हैं, अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है, सही है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, दोनों सही है। तो 49 1 ए आर दोनों सही है, आर एक सही वाक्य है, सही है भाई। अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र मतलब जैसे कि ये पृथ्वी है, अब जो कहीं केंद्र है ना वो भूकंप का, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। चलो भाई अब बता, घास और अवस्थी, ये वैसे अपन ने याद कर रखा है, चलो बताते हैं, रुक। जैसे कि भाई ये घास स्थल है ना, और ये अवस्थी है, तो रुक बता रहा हूँ। पंपास है ना, जब पंपास का कैसे किया है, डान लानोस और डॉन यार कंपोस अवस्थिति घास स्थल, जब ये है ना पंपास 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 डान लानोस ला, है ना, ला से ये आ जाएगा कौन सा, ला से वेनेजुएला कर दें, ला से ला, है ना, लानोस, लानोस वेनेजुएला। अब पंपास, पंपास देखते हैं ना कौन सा है, ये लानो सही है क्या, डी में 2 है, तो डी में 2, डी में 2, तो क्या 1 है इसमें, 50 में, 50 में सही है भाई। अब देख ले, एक फैक्ट से ना पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है, एक सही है, वो याद था अपन को, 50 में 1। तो देख 4 3 1 2 है, 4 है, 3 है, फिर 1 2 है, 1 और 2, तो ला से ला कर रखा था अपन ने, लानोस वेनेजुएला, लानोस। अब डॉन कहाँ है भाई, डॉन ऑस्ट्रेलिया में है, समाचार पत्र भी है ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, लेकिन ये उस समय ध्यान नहीं आया जब क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो डॉन डॉन हो गया ये, है ना, ऑस्ट्रेलिया। अब पंपास रख ले, है ना, पंपास अर्जेंटीना है, और कंपोस ये ब्राज़ील है। अब ये यही कंफ्यूज कर रहे हैं अपन को, कंपोस और पंपोस, कंपोस और पंपोस, तो ब्राज़ील से याद कर लेते हैं पंप, ये कंपोस को, तो 3 अक्षर है, तो 3 तो इसमें भी है, पार कैसे पड़ेगी जब, वो तो क्वेश्चन तो पूछेगा, अब ज़रूरी नहीं है तो इसमें दे रखा है, लेकिन अगर वो ये पूछ लेगा बताइए कंपास कहाँ पाए जाते हैं, बताइए पंपास कहाँ पाए जाते हैं, तो फिर तो इस प्रकार से तो नहीं बैठेगा। लानोस तो ठीक है, ये तो वेनेजुएला हो गया, डॉन ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। अब पेपा यानी कि 2 पे आ रहा है ना, 2 पे आ रहा है, तो ये अर्जेंटीना है, 2 पे अर्जेंटीना, ठीक है। और ये जो कंपास है जो, ये ब्राज़ील है ना। तो ये 2 पे को ही याद करते हैं कि 2 पे अर्जेंटीना है, बड़ा अक्षर है ना, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, कंपास ये ब्राज़ील है, ठीक। अब करके बता, ला से ला वेनेजुएला, डॉन ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का, डॉन ऑस्ट्रेलिया में है, 2 पे अर्जेंटीना है ना, 2 पे अर्जेंटीना है, कंपोस ब्राज़ील है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन 2 स्थानों को जोड़ता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये वो है ना, सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टॉक है ये, हाँ यही आएगा 51 में, 51 में जोग्राफी से, 51 में 2,
सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। काफ़ी बड़ा है भाई साहब, ये काफ़ी बड़ा रेल मार्ग है, रूस के इस छोर से लेकर इस छोर तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर ही देख लेते हैं। 52 में 2 है, 2 का मतलब है केवल सी। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ था। 3.5 अरब वर्ष पहले। अच्छा, अब ये काफ़ी है, कोई ये गुमराह करने के लिए। पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है या घटाया नहीं जा सकता। अलवण जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त उपलब्ध है। नहीं, 99 है, 0.99 कुछ इतना है, 1% से भी कम है मानव के जल के लिए उपयोग करने योग्य जल। जब 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ था। फिर हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श, ये तो वो है ना, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना और बादलों से मुक्त होना। विभिन्न प्रकार की गैस यही करते हैं। चल, विभिन्न गैस तो छोड़ते हैं ना, गैस की बात नहीं है। बी, ए और बी करते हैं। ए और बी है तो 53 में 2 सही है। ए बी, बादलों से मुक्त होना, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। क्योंकि बिजली वगैरह पड़ जाती है ना, तो घटना घटित भी हो सकती है वायुयानों में। निम्नलिखित कथनों से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन से कथन सही है? किसकी बात कर रहा है? उष्ण है, कटिबंधीय है और सदाबहार वन है। तो ये वन भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंध पाए जाते हैं, ये सही बात है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। हाँ, ये सही है, उष्ण आ रहा है ना। यहाँ अल्प शुष्क मौसम होता है। अल्प शुष्क, ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झड़ाते हैं। नहीं 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 झड़ाते, ये अल्प शुष्क मौसम होता है। तो क्या ही करें इसमें, ए भी सही है, और का तो पता नहीं है। तो 54 में 3 है, ए भी सही है भाई। ठीक, ये तो गुमराह करने के लिए दे रहा है अपन को। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं और ये गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। फिर है, निम्नलिखित में कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं? जब ये वो है ना, रोज़गार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में, बेहतर आवास की तलाश में। ABC करते हैं इसमें। ABC रहने को तो यहीं अल्लाह व्यवस्था, ABC करते हैं। 55 में 4, 55 में 4 सही है। ठीक, ABC रोज़गार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में। फिर औद्योगिकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है। उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। प्रभावित करने वाले, तो क्या करें, प्रभावित किस प्रकार से, जैसे कि प्लस में या फिर माइनस, दोनों ही कर दें किस में? 56 में 2 है, AR दोनों सही है, आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। औद्योगिकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, ये बात तो सही है। उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। मल्च बनाने में पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि, मल्च क्या है जानता है? मल्च बनाने में पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है, इससे भूमि अपरदन को कम करने में मदद मिलती है, यही कर देते हैं। 57 में 1, 57 में 1 है, इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। 2 बार देख, मल्च डोड़ को बोलते हैं, समझ रहे हैं ना बात को? मल्च और कुछ नहीं है, मल्च डोड़ है। मल्च बनाने में पौधे के बीच बाउंड्री जो खोदता है ना, उसकी जो बाउंड्री होती है वो ऐसे आती है ना, या फिर जोड़ा हो सकता है, इस प्रकार का जोड़ा। मल्च बनाने में पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि, मल्च बनाने में पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। सही है, जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है।
इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। समझ रहे हैं ना बात को, मल्च बनाने में जैसे पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। ठीक, 57 में एक है। फिर 58, भारत में काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचानें जो विविधता दर्शाते हैं। चल करते हैं इसको ना। रोज़ चर्च जाने के लिए मेखला अपना पहनना पसंद करती है, मेखला पहनना पसंद करती है। राजू परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम कर रहा है। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है। रवि अपनी बहनों से मिलने उनके साथ समय बिताने तीज के समय उनके गृह नगर जाता है। सी सही है, ये डी सही है, सी सही है। पीढ़ियों से विविधता की बात है ना। देखते हैं इसमें 58, 58 में 3 ए सी डी है। ए सी डी का मतलब ए सी डी, हाँ ये नहीं आएगा, सही है। रोज़ चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है। बात किसकी कर रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की। रवि अपनी बहनों से मिलने और उसके साथ समय बिताने तीज के समय अपने गृहनगर जाता है। खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है। खबर लहरिया ये स्थानीय है, स्थानीय गारंटी से गुणसेट में, गुणसेट में हाँ स्थानीय समाचार माध्यम है, स्थानीय संचार माध्यम का, स्थानीय संचार माध्यम का। एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। सही विकल्प की चयन कीजिए। जब कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, निष्पक्षता, सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाला नहीं, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त। ये सी नहीं आएगा इसमें, ए बी डी 60 में सही है, ए बी डी। ठीक, ए बी डी ये नहीं है। कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, निष्पक्षता, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त। इसके बाद में भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है। क्या भिन्नता है भाई, किस संदर्भ में। जब 61 में एक है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर, ठीक है ना। 61 में एक है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर। अब जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प चुनें। आंसर देखते हैं, 62 में 3 है। ए सही है लेकिन बी गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, समझ रहा है ना। एक मिनट, अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। 62 में 3 है। ए सही है, बी गलत है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 21 ध्यान रखना। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। पानी के अधिकार को, अनुच्छेद 21। भोपाल की स्थापना क्वेश्चन आ चुका है कि भोपाल की स्थापना कब हुई थी, और एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है सुनामी कहाँ हुई थी, क्योंकि यह है एनसीईआरटी में। सुनामी 2001 में आई थी, है ना, केरल। भोपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। जब आंसर देख लेते हैं, 63 में 3 है, क्यों टाइम लगेगी ज़्यादा, है ना। जब 63 में 3, ए सही है, बी गलत है। 1980 के शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। पर्यावरण एक मुफ्त चीज़ माना जाता था तथा किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। सही विकल्प का चयन करें। 1980 के शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज़ माना जाता था तथा किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। तो समझ रहा है ना क्या है इसमें। 63 का मतलब 3, 3 का मतलब ए सही है ना, 1980 के शुरुआती वर्षों तक। सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका है, सुल्तानाज ड्रीम्स।
हुसैन है, रुकैया सखावत हुसैन, बड़ा बड़ा सा नाम है ना। 64 में, जब 64 में, सही है भाई, है ना। सुल्तानाज ड्रीम्स, सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका कौन है? सुल्तानाज ड्रीम्स, सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका कौन है? 64 में 3 है, रुकैया सखावत हुसैन। समझ रहे हैं ना बात को? सुल्तानाज पूछेगा वो कि ये बताइए सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका कौन है। यहाँ पर रुकैया सखावत हुसैन की ने किसकी रचना की है? रुकैया, रुकैया सखावत हुसैन, रुकैया सखावत हुसैन, सुल्तानाज ड्रीम्स है ना। रुकैया सखावत हुसैन, सुल्तानाज ड्रीम्स। रूढ़िवादिता भेदभाव, जब रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं जब कोई बलपूर्वक नहीं, जब एक मान्यता की विशेष समूह के लोग के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं, जब लोगों के साथ समानता या समानपूर्वक व्यवहार नहीं किया, ये तो भेदभाव आ जाएगा इसमें। तो दो में सी, दो में सी, तो क्या 3 है? 65 में, 65 में 3 सही है। तो 3 का मतलब है 3 का मतलब है BCA, BCA है। रूढ़िवादिता का मतलब होगा एक मान्यता के विशेष समूह के लोगों के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं। समझ रहा है ना? रूढ़िवादिता एक मान्यता की विशेष समूह के लोगों के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं। अचर मतलब, इंग्लिश देख इसकी देख, ए बिलीफ दैट ए पीपल ए बिलोंगिंग टू ए particular group ए बाउंड टू हैव ए certain fixed characteristic। क्या किया था इसमें अपन ने? 65 में 3, BCA, BCA। रूढ़िवादिता क्या है? एक मान्यता की विशेष समूह के लोगों के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं। अचर यानी कि खराब बोल सकते हैं। भेदभाव, जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता। उल्लंघन, जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है, उसे कहते हैं उल्लंघन। अब एक बात बता, वो दे दे, ये बता उल्लंघन किसे कहते हैं? उल्लंघन। समझ रहा है बात को? भेदभाव तो कर देंगे। रूढ़िवादिता, फिर किस अधिकार में निरस्त होने के मामलों में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। मौलिक अधिकार है निरस्त होने के मामले में। 66, 66 में 1 है। हाँ सही है, मौलिक अधिकार। किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है? मौलिक अधिकार है। 14 से 18 समानता का अधिकार है। और जो 17 है वो है सतेरा एस्प्रेता, एस्प्रेता ता से था 17। और प्राण में देहिक, ये शायद कौन सा आएगा? 21 आएगा। और प्रेस की स्वतंत्रता, ये शायद 19 आएगा, है ना। और देख लेना भाई, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन से मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? 67, 3 है। AD, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं। अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, ये तो करना ही पड़ेगा भाई, मौलिक दायित्वों की बात है, अधिकार है शिक्षा देना। अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिकों को एक वकील की सेवाएं प्रदान करें जो कमज़ोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने की, यानी कि सरकार वकील उपलब्ध करवाए। ये 39 से है, गारंटी से 68, 68, 68, 39 है। सही है भाई, 39 है ना। यानी वकील उपलब्ध करवाएगी सरकार, ये है कहने का मतलब। 68 में फिर भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुसार अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक धार्मिक समूह को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। रुक, भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के
सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति है। 69 में 2 है ना, 2 है, पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व न जमाया जाए। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूह की संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व न जमाया जाए। ये लाइन है इनमें एनसीईआरटी पाठों में। भारत सरकार कई विभिन्न उपाय करती थी, जैसे आसियाई समूह के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करवाना। यह उपाय इसलिए किए गए ताकि वे समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करें, उन्हें मान्यता दे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 70 में 3 है, ये सही है, बी गलत है। भारत सरकार ने कई विभिन्न उपाय करती है ना, भारत सरकार कई उपाय करती है, जैसे आसियाई समूह के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करवाना। ठीक, यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समय उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करे और उन्हें तो मान्यता दे। ये ऐसे लगता है ना कि भाई ये सही होगा, नहीं, लेकिन वो खेला खेल देता है अपने साथ में, मिलता जुलता ही आंसर दे देता है कि हाँ भाई ये है, और इसमें माइनर डिफरेंट रख देता है। ये नहीं है, ये है इसमें। अब इसको अपन तब करवाते हैं जब पाठ और हर एक लाइन सही अच्छी तरह से पता हो। निम्न में से कौन सा भारत के इतिहास विभाजन का जेम्स मिल द्वारा दिया गया था? ये तो वो है, देख, प्राचीन मध्य आदिकुल नहीं, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ये होना चाहिए यार। 71 तो हाँ सही है, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, जेम्स मिल की बात है, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। अब है ना, अब आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो वो आएंगे एसएसटी शिक्षण विधि के 15 या 20 क्वेश्चन आएंगे वो। ठीक, अब आप देखो या मत देखो, कोई वो नहीं है, क्योंकि जो काम कहते जो हो चुके, अब ये एसएसटी के शिक्षण विधि के आएंगे 10-15 क्वेश्चन। ठीक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्न में किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? 72 में निकल लेते हैं पढ़ के, है ना। 72 में एक है, ए और बी। अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। अवधारणाओं के विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान कक्षा में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है, क्योंकि 3 है, यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो अपेक्षित और अनसुनी है। नीचे दिए कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। जब 74 है, 74 में 3 है, ए और बी दोनों गलत है, छोड़ देते हैं। जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 75 में एक है, केसीय व्रत अध्ययन। केसीय व्रत मतलब केस स्टडी। जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज है ना, केसीय व्रत अध्ययन है, केस स्टडी की बात कर रहा है। केस स्टडी बच्चों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जो जैसे कि वह क्लास में सही व्यवहार नहीं कर रहा है कुछ दिन से, ठीक है ना, या फिर 6 महीने भर से, तो उसका पता लगाने के लिए कि भाई ये पहले तो सही है, इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है, उस जानने के लिए केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? 76 में 3, विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाने में मदद करना। रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की। 77 में 4, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना भूमिका है रचनात्मक कक्षा में। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जब 78 में 3 है, ए और बी दोनों। संकल्पनाओं की समझ है ना, कॉन्सेप्ट समझ बोध को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षक को जहाँ भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। संकल्पनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए।
लिंग बोध जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा? 79 है, 79 में 3 है। लड़कियां जोर से हंसती है। चुनौती देने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा? रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौतियाँ, यही है, सही है, सही है। लड़कियां जोर से हंसती है, क्वेश्चन बढ़िया है, घुमा के दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? 80 है, 80 का मतलब 1 है, ABC, समझ रहा है ना? मौर्य वंश के पतन के कारण क्या है? आलोचनात्मक चिंतन की बात है। कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया? ठीक उदाहरण दे रहा है आलोचनात्मक चिंतन का। फिर भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षण का सिद्धांत है। फिर ए और बी पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 82 में 1 है। जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री स्थानीय विषय वस्तुओं में समाविष्ट करती है, वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सामाजिक समूहों में आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनिकत्व का उपयोग कथ्यपरक थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठशाला को विकसित करने में सहायता करता है। कथ्यपरक थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों के सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती है। 83 में 1 है। AR दोनों सही है, AR की सही व्याख्या करता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे अपन। उपागम विद्यार्थियों के सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती है। कथ्यपरक यानी कि थीमेटिक। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है? 84 2 है, B और C। वे बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ भी जुड़ने में सहायता करते हैं जिसका उन्होंने अनुभव नहीं किया हो। वे स्वतः स्पष्ट है, अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। अनुभव भी नहीं किया हो ना। वे स्वतः स्पष्ट है, अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन से कथन समाज विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? 85 में 4 है, BCD। छात्र स्वतंत्र सोच तथा कार्य प्रणाली विकसित करते हैं। यह छात्रों के पठन कौशल को विकसित करता है। यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण करने में स्वतंत्रता देता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रदाय यानी कि कॉन्सेप्चुअली अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं? संप्रदाय है ना, संप्रदाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सा है इसमें? 86 में 3 है, ACD। संसाधन क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन को वर्गीकरण कीजिए। वे सामाजिक बुराई कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया था? सार्वभौमिकता की प्रकृति में प्रभाव की व्याख्या कीजिए। वित्त कमीशन क्या है? राज्य वित्त कमीशन की मुख्य प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या फ़र्क है भाई? अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं। तो B क्यों नहीं है इसमें? मुख्य प्रकारों पर चर्चा कीजिए। फिर निम्न कौन से सतत में व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? 87 में 4 है, ABD। कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना, अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाना, बारंबार कलम और कागज पेपर परीक्षणों का आयोजन करना। फिर RT एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में किसका अनुसरण करना चाहिए? 88 4 है, ACD का मतलब है ACD का मतलब है संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना,
और बच्चे का सर्वांगीण विकास, अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों की समय निष्ठा, ये नहीं है भाई इसमें। ऑप्शन तो शानदार है, विद्यार्थियों की समय निष्ठा। क्या कह रहा है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। 88 में 4 है, ACT। संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, ये है भाई ACT। 88 माना ACT भी नहीं है इसमें। फिर हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, 89 में 3 है, 88 में 4 था ना, ACT। फिर 89 में 3 का मतलब है निष्कर्ष निकालना। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, यह प्रश्न छात्रों की निष्कर्ष निकालना योग्यता का मापन करता है। निष्कर्ष निकालना 89, निष्कर्ष निकालना। विद्यार्थी पात्रदान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः आंकने के लिए होता है। जब 90 में 4 है, ABC। विद्यार्थियों के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों उसके अधिगम की भाग की तरह विद्यार्थियों का पात्रदान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः न है। एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंकों को संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को, यह था भाई है ना। अब अलग पढ़ेंगे, अब और देखेंगे, क्योंकि जो NCERT के क्वेश्चन है ना वो शानदार है। ये शिक्षण विधि वगैरह को तो कर भी देंगे कुछ, लेकिन और वो तो अच्छी तरह से याद होना चाहिए ना, क्योंकि वो हर एक एग्ज़ाम आएंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।